नमस्कार, मनी गुरु के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आप में से कई लोग नए साल पर घूमने फिरने का प्लान कर रहे होंगे। वेकेशन पर जाना किसे अच्छा नहीं लगता, पर छुट्टियों पर होने वाले भारी भरकम खर्च का भी ध्यान देना जरूरी है। अगर टेंशन फ्री हॉलिडे मनानी है तो छुट्टियों से पहले निवेश की प्लानिंग करें। आज हम आपको बताएंगे देश से लेकर विदेश तक की वेकेशन प्लानिंग कैसे करें, और साथ ही होंगे कुछ लास्ट मिनट स्मार्ट प्लानिंग टिप्स भी। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो चुके हैं वाइज इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी और म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट विश्वजीत पराशर। हेमंत जी और विश्वजीत जी दोनों का बहुत स्वागत है मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वेकेशन प्लानिंग के बारे में बात करना, क्योंकि ये ना सिर्फ एक घूमना फिरना एक रिक्रिएशन है, बल्कि एक गोल भी है, एक निवेश का गोल भी है जिसको कई लोग सेट करते हैं अपने लिए। और अभी मौका भी है, टाइम भी है जब लोग धीरे धीरे प्लान कर रहे हैं। मैं सबसे पहले हेमंत जी इम्पॉर्टेंस समझना चाहती हूँ कि वेकेशन प्लानिंग आपको क्यों करनी चाहिए इन एडवांस, स्पेशली जो एक बजटिंग होती है किसी भी बड़े इवेंट से पहले, वेकेशन के लिए वो जरूरी क्यों? जी स्वाति, आई थिंक सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि वेकेशन, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, हम सभी चाहते हैं कि हम वेकेशंस पे जाएं, और वेकेशंस हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। चाहे वो हमारी मेंटल हेल्थ हो या फिर हमारी जो ओवरऑल हेल्थ वेलबींग हो, उसके अलावा हमें बहुत सारी कोई नई चीजें करने को मिलती हैं। हमारे जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रेंथन होते हैं, क्योंकि जब हम अपनी नॉर्मल लाइफ में हैं तो हम कभी टेंस रहते हैं, कभी बहुत सारे इश्यूज रहते हैं। जब हम वेकेशन पे जाते हैं तो ऑब्वियसली हम बिल्कुल ईज हैं, हमें बहुत कुछ नया देखने को मिलता है, हमारा जो हॉराइजन है वो ब्रॉडन होता है। तो हम सभी के लिए आई थिंक वेकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्लानिंग करना तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। देखिए स्वाति के जो कॉस्ट है ओवरऑल वेकेशंस की, वो काफी बढ़ गई है। तो मुझे लगता है कि उसके लिए प्लान करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका डोमेस्टिक ट्रैवल हो, चाहे आपका फॉरेन ट्रैवल हो। और मेरा ये मानना है कि बजाय इसके कि आप हर छुट्टियों जाने के पहले आप स्ट्रगल करें कि हम ये पैसे कहाँ से जुटाएं, हम कहाँ पे जाएं, अगर आप उसको अपनी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट प्लान का हिस्सा बना दें तो ये आपका गोल बन जाएगा। तो मान लीजिए, जैसे अगर आप ऐसा भी प्लान कर सकते हैं कि हम साल में एक ट्रिप हम डोमेस्टिक लगाएंगे, तो वो एकदम शॉर्ट टर्म हो गया। 2 या 3 साल में हम एक बार फॉरेन ट्रिप में जाएंगे, तो वो हमारा थोड़ा सा लॉन्गर टर्म हो गया। तो हमें इसको कॉर्पस एक्यूमुलेट करने के लिए हमें उसको इतना समय मिलेगा। तो जैसा हम जानते हैं कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है, तो और क्योंकि कॉस्ट बढ़ रही है और हमें अगर रेगुलरली छुट्टी पे जाना है, तो फिर हमारे लिए प्लान करना जरूरी है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, मुझे लगता है, जो बहुत ही जरूरी है हमें समझना, कि अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड्स को, इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करना तो जरूरी है ही, अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड्स को बहुत स्मार्टली यूज करें, सिर्फ अपने रेगुलर एक्सपेंसेस के लिए यूज करें, ना कि अननेसेसरी एक्सपेंस करें, तो उससे जो पॉइंट्स हमको मिलते हैं, जो पॉइंट्स हम एक्यूमुलेट करते हैं, उससे हमारी कॉस्ट काफी कम होती है। चाहे वो हमारी ट्रैवल के एक्सपेंस हो, चाहे हमारे होटल के एक्सपेंस हो, उसमें क्योंकि जो पॉइंट्स मिलते हैं उसको आप यूज करते हैं बुकिंग्स के लिए। दूसरी बात, अगर आप रेगुलरली ट्रेवल करते हैं तो आप अगर एक पर्टिकुलर होटल चेन के पास जाएंगे, तो वो जो पॉइंट्स आप एक्यूमुलेट करेंगे उससे आपको फ्री नाइट्स मिलती हैं। तो एक तरफ तो आपको इसे अपनी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट प्लानिंग का हिस्सा बनाना है, ताकि आप एक पैसा रकम इकट्ठी कर सको। दूसरी तरीके से दूसरा चीज ये है कि हमें थोड़ा स्मार्ट, अगर हम स्मार्टली क्रेडिट कार्ड को यूज करें तो हम अपनी कॉस्ट को भी कम कर सकते हैं। तो आई थिंक इंपॉर्टेंट है, जैसा हमने पहले भी कहा, कि वेकेशन इटसेल्फ बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, साथ ही प्लानिंग करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो आप इन्वेस्टमेंट प्लानिंग से पहले, वेकेशन प्लानिंग से पहले थोड़ी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग भी कर लीजिए। वेकेशन प्लान कर रहे हैं तो जो खर्चे होंगे छोटे या बड़े, उसको पूरा करने में आपको मदद देगा आपका ये इन्वेस्टमेंट। लेकिन कुछ हमारे ऐसे प्लान्स होते हैं वेकेशन के, जो कि हम प्लान अच्छे से करते हैं कि आज से 1 साल के बाद या 1.5 साल के बाद एक लंबे चौड़े फॉरेन ट्रिप पे जाना है। और कुछ होते हैं जो बहुत आसपास के हमारे होते हैं, गर्मियों की छुट्टियों के में जाना या विंटर वेकेशन पे जाना। इस तरीके के जो शॉर्ट टर्म के विश्वजीत जी प्लान्स होते हैं वेकेशन के, उसके लिए कैसी तैयारी की ज़रूरत होती है? क्योंकि टाइम तो ज़्यादा नहीं है, तो हम ऑफकोर्स वेकेशन भी उस तरीके का ही बनाते हैं, तो उसके खर्चे कैसे पूरे करने चाहिए? बिल्कुल स्वाति जी, सबसे पहले तो जैसा हेमंत जी ने बताया कि ट्रैवल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम आज के जेनजी और यंग लोगों को देखें, तो उनके लिए बाकी गोल से ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रैवल गोल है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जिंदगी ना मिले दोबारा। और कोविड के बाद तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है कि लोगों को लगता है कि ट्रैवल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस से बचना चाहिए।
अब कुछ लोग होते हैं जो ट्रैवलर जैसे इम्पल्सिव ट्रैवलिंग करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं नुकसान में रहते हैं कि एकदम से अभी 3 दिन बाद ही कोई ट्रैवल प्लान बना लिया, तो कहीं ना कहीं प्लानिंग की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि कुछ ऐसी डेस्टिनेशन हैं जो इंडिया में फॉरेन से भी ज्यादा महंगी है, और कुछ फॉरेन डेस्टिनेशन ऐसी हैं जो इंडिया से ज्यादा सस्ती हैं। तो आपको डेस्टिनेशन चूज करना बहुत क्लियरली रखना चाहिए, चाहे आप डोमेस्टिक ट्रैवल भी कर रहे हैं, पर अगर आप ऑफ सीजन में जा रहे हैं तो आपको बहुत सस्ता टिकट मिल सकता है। आप डील्स पे नजर रख सकते हैं, किस तरीके की होटल की डील्स निकल रही हैं, जो एप्स आप देखते हैं उनमें बहुत अच्छी डील्स मिल जाती हैं। तो ये सब चीजों को अगर हम ध्यान रखते हैं, तो चाहे डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल हो, वो बहुत फायदा दे सकता है। जहां तक कि क्रेडिट कार्ड की बात है, बिल्कुल अगर हम कुछ पैसा 5% अपनी सैलरी का सेव करना शुरू कर दें, क्योंकि आने वाले टाइम में ट्रैवलिंग बढ़ता ही जा रहा है, और अगर हम नंबर्स देखेंगे, आंकड़े देखेंगे, तो ट्रैवलर्स के नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इस गोल को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि 5% अपनी सैलरी का ट्रैवल के लिए अलग से रखना चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म है तो किसी लिक्विड फंड में, सेविंग फंड में रख सकते हैं, ताकि आपको सेविंग बैंक से ज्यादा पैसा इंटरेस्ट मिल सके। और अगर थोड़ा लॉन्ग टर्म है, 5 साल 10 साल, जिसे आजकल स्वाति जी बकेट लिस्ट कहते हैं, तो बहुत सारे यंग लोग कहते हैं कि हमने तो एक बकेट लिस्ट बना रखी है कि हम अगले 10 साल कहाँ ट्रैवल करने वाले हैं। क्या क्या हो सकता है कि 2 साल में कोई इंटरनेशनल ट्रिप करना चाहते हैं, 1 साल में 2 ट्रिप करना चाहते हैं। तो अगर आप ये प्लान कर सकते हैं, लिस्ट आपको पता है, डेस्टिनेशन आपको पता है, तो अकॉर्डिंगली अगर आप इन्वेस्टमेंट प्लान बना लें, आप SIP प्लान शुरू कर दें नेक्स्ट 10 ईयर के लिए, 5 साल के लिए, तो आपको बहुत अच्छे इकोनॉमिकली आप ये सारे डेस्टिनेशंस भी कवर कर पाएंगे, और बहुत स्मार्ट ट्रैवलर भी कहलाएंगे। और कोशिश करें जब भी चाहे लोकल भी जाएं तो अपना ट्रैवल इंश्योरेंस जरूर रखें, और इसमें कई सारे फायदे भी हो सकते हैं कि आप अपनी कंपनी में आके जो LTA होता है, जिसको ट्रैवल अलाउंस कहते हैं, उसको भी क्लेम कर सकते हैं, तो वहां पे भी आपको लाभ मिल सकता है। ओके, तो बिल्कुल बिल्कुल तुरंत आने वाला हॉलिडे और एक बकेट लिस्ट वाला जो हॉलिडे होता है, दोनों के लिए प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब छोटे टाइम में जो आने वाला ट्रैवल है, जैसा विश्वजीत जी ने बताया, हेमंत जी, उसके लिए तो आपको ऐसे जगह पैसे रखने पड़ेंगे जहां से आप तुरंत निकाल सके। लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिक्विड फंड्स हो गए, डेट के फंड्स हो गए, या फिर कई लोग बैंक अकाउंट में भी पैसे रखते हैं, कुछ पैसे थोड़ा डाइवर्सिफाई करके रखते हैं। पर थोड़ा सा अगर लॉन्ग टर्म वाला जो हॉलिडे है, जिसमें हम सोचते हैं कि हमें एक अच्छी फॉरेन लोकेशन में जाना है, क्योंकि डेफिनेटली पैसे तो बहुत खर्च होंगे ही, उस केस में लॉन्ग टर्म वेकेशन प्लानिंग में इन्वेस्टमेंट के जो तरीके हैं, जब कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट करें, वो कौन से फंड्स या कैटेगरीज हो सकती हैं? जी स्वाति, आई थिंक दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चाहे आपको एक ऐसा ऐसा ट्रैवल करना हो, जैसे हमने पहले भी बात की कि अगर मान लीजिए हम ऐसा प्लान करते हैं कि हम हर साल विद इन इंडिया एक ट्रिप करेंगे, और फॉरेन ट्रिप करने के लिए, क्योंकि फॉरेन में जाने के लिए आपको समय भी थोड़ा ज्यादा चाहिए होता है, और आप ये चाहते हो कि एक बार जब आप बाहर जा रहे हो तो फिर आप कुछ कंट्रीज को आप कवर करो, तो उसमें एक्सपेंस भी ज्यादा होता है, समय भी ज्यादा लगता है। तो वो एक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप करते हैं, मे बी 2 साल में, मे बी 3 साल में, डिपेंडिंग ऑन आप कितना समय निकाल पाते हो, आप कितना पैसा उसके लिए एलोकेट कर पाते हो। तो वो एक थोड़ा सा उसमें आपको समय मिलता है उस कॉर्पस को बनाने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि जब हम विद इन 1 ईयर हमको पैसा चाहिए, तो वहां पे आपको कोई वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए, आप रिटर्न को नहीं देख रहे हो, आप सेफ्टी को देख रहे हो, और आप साथ में ये भी देख रहे हो कि वो पैसा जब मुझे चाहिए बहुत आसानी से मुझे मिल जाए। तो ऑब्वियसली वहां पे लिक्विड फंड एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है। बट जहां पे मुझे 2-3 साल का समय है, तो फिर मुझे लगता है कि कुछ हाइब्रिड फंड ऐसे हैं जहां पे मैं थोड़ा सा अपना जो कॉर्पस बना रहा हूं उसमें मदद मिलेगी मुझे अच्छे रिटर्न से, और साथ ही वॉलेटिलिटी भी बहुत ज्यादा नहीं है। तो वो डिपेंड करता है आपका टाइम होराइजन कितना है। तो आप जैसे इक्विटी सेविंग है, जहां पे रिस्ट्रिक्टेड एक्सपोजर है इक्विटी के अंदर, वो आप देख सकते हैं। अगर आपको पूरा बिल्कुल डेट नहीं चाहिए तो आप शॉर्ट टर्म डेट देख सकते हो, या फिर आप अगर 3 साल का समय है तो फिर मे भी थोड़ा आप एक एलोकेशन जो है मिक्स कर सकते हैं आप इक्विटी सेविंग और बैलेंस एडवांटेज में। तो ये इस तरह का पोर्टफोलियो बनाने से फायदा ये है कि कहीं ना कहीं जो आप कॉर्पस एक्यूमुलेट करना चाहते हो उसमें वो कंट्रीब्यूट भी करेगा। अब क्योंकि चाहे थोड़ा सा भी एलोकेशन इक्विटी में हो, वहां पे वॉलेटिलिटी जाहिर सी बात है होने वाली है। तो आप कोशिश ये कीजिए कि आप SIP से इन्वेस्ट करें, तो वो जो वॉलेटिलिटी का इम्पैक्ट है वो कम हो, और जो आपका जो ऑब्जेक्टिव है लिक्विडिटी का वो भी कंप्रोमाइज नहीं हो, और आपको थोड़ी सी मदद मिले आपके जो कॉर्पस एक्यूमुलेट करने में। तो क्लियरली जो भी इन्वेस्टमेंट आप चुने, लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो आपके टाइम होराइजन की जैसा जो बाकी गोल्स में हम हमेशा कहते हैं, इस गोल में भी टाइम होराइजन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके हिसाब से आप ऑप्शन देखिए, और लकीली म्यूचुअल फंड के पास ऐसी ऑप्शन है कि आप जितना भी जैसा भी आपका टाइम होराइजन हो
उसके हिसाब से अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। बिल्कुल। और ट्रैवल इंश्योरेंस की विश्वजीत जी, क्योंकि आपने बात की थी, ट्रैवल इंश्योरेंस को लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते नहीं है। ज़्यादा इंपॉर्टेंस तब देते हैं जब बहुत दूर जाना हो या ऐसी लोकेशन पे जाना हो जो कि थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो। कब ट्रैवल इंश्योरेंस ले और कब अवॉइड किया जा सकता है? बिल्कुल स्वाति जी, देखिए ट्रैवल इंश्योरेंस का सबसे बड़ा लाभ तो यह है कि अगर आप किसी दूसरे डेस्टिनेशन पे जाकर बीमार हो जाते हैं, जैसे यूरोप कंट्रीज या किसी और एडवांस कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, यूएस जैसे कंट्रीज में आप गए हुए हैं और वहां बीमार पड़ गए, तो आपका पूरा जो जितना भी आपने बजट रखा हुआ था वो सारा गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि वहां पे मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत कॉस्टली है। तो कई कंट्रीज में तो ये मैंडेटरी है, तो बेस्ट है कि आप ट्रैवल इंश्योरेंस लेके जाएं, क्योंकि अगर वहां पे बीमार हो गए तो आपका सारा कॉस्ट जो है उस ट्रैवल इंश्योरेंस से निकल जाएगा। कुछ डोमेस्टिक में लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं कि भाई आसपास जा रहे हैं तो, क्योंकि उनका ऑलरेडी इंडिया में मेडिक्लेम होता है तो वो उससे कवर हो जाता है। तो मेरे ख्याल में जब भी आप किसी विदेश यात्रा को प्लान करें तो जरूर ट्रैवल इंश्योरेंस का इस्तेमाल करें। बिल्कुल। तो ट्रैवलिंग आपको करनी है कहीं पर भी, उसके टिप्स, स्मार्ट टिप्स ज़रा मैं आपको दे दूं। हमारे दोनों ही जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी बातों को दोनों को कंबाइन करके एक तो ये भी है कि आप बजट बनाइए। डेफिनेटली बजट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले से तैयारी करना भी ज़रूरी है। तो कई बार आपको फ्लेक्सी फेयर का फ़ायदा मिलता है, तो फ्लाइट बुक करते समय फ्लेक्सी फेयर भी आप चुन सकते हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस की बात की, ट्रैवल इंश्योरेंस ज़रूर ले। क्रेडिट कार्ड पर अगर ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो ऑफर्स बहुत सारे मिलते हैं, इसका इस्तेमाल करें, जिसका हेमंत जी ने भी जिक्र किया। फॉरेन ट्रैवल के लिए पासपोर्ट आपको अप टू डेट रखना है, ध्यान रखिए। और वीज़ा जो है कई कंट्रीज़ के लिए बहुत टाइम लगाता है देने में, मिलने में, उसके लिए ज़रूर टाइम पर अप्लाई कीजिए। फ्लाइट और होटल बुकिंग, क्योंकि न्यू ईयर का टाइम होता है या बाकी जो पीक आवर्स सीज़न होता है उसमें होटल बुकिंग का में समय लगता है, तो एडवांस भी कर लें तो सस्ते में ऑफर मिल जाएगा। ट्रैवल बजट एज यूजुअल बनाना ज़रूरी, और एक बजट बनाएंगे तो फिजूल खर्ची से भी आप बचेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट स्मार्ट टिप्स हैं जिसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है जब आप ट्रैवल का अपना प्लान बना रहे हैं। आइए पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दर्शक इस वक्त हैं सत्यजीत, इस वक्त हमारे साथ हैं। सत्यजीत माली, नमस्कार सर, आप अपना सवाल जानना चाह रहे हैं, आपने हमें भेजा था कुछ इन्फॉर्मेशन, थोड़ा डिटेल्स और देंगे? सत्यजीत जी, स्वागत करते हैं आपका मनी गुरु शो में। इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ आपने सवाल हमें भेजा था, थोड़ा और डिटेल्स देंगे? हाँ नमस्ते मैम, मैं सत्यजीत हूँ। मैं 38 साल की उम्र है मेरी। मेरे म्यूचुअल फंड में टोटल अभी 21,000 की SIP है और टोटल 9 म्यूचुअल फंड है और सारे इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान के है ग्रोथ। और पिछले 7 महीने से मैं इन्वेस्टेड हूँ और अभी करंट इन्वेस्टमेंट मेरा 1,40,000 का है। मेरे इसमें 9 फंड है। फंड के मैं नाम आपको बताऊँ पूरे या? फंड है हमारे पास, फंड तो डिटेल्स हैं। टारगेट क्या है आपका? तो टारगेट मैम अभी शॉर्ट टर्म तो कोई टारगेट नहीं है मेरा। 15 से 20 साल के लॉन्ग टर्म ही है। बच्चों की हायर एजुकेशन और मैरिज के हिसाब से 4 से 5 करोड़ का मेरा 20 साल में टारगेट है और 10% से स्टेप अप एनुअली कर सकता हूँ मैं। इसके अलावा मेरा कोई पर्टिकुलर रीजन सत्यजीत जी, आपने पूरा पैसिव जो पोर्टफोलियो बनाया है, खास वजह उसकी? इंडेक्स फंड का जो पोर्टफोलियो बनाया उसकी खास वजह? हाँ, पैसिव इन्वेस्टमेंट पहले भी मैंने इसके पहले भी एक्टिव फंड्स में थे। अभी एक जो मैंने घर के हिसाब से किया था वो तो मेरा गोल पूरा हो गया। पहले मेरा 8-10 लाख इन्वेस्टमेंट था। ओके। तो अभी ये थोड़ा सा पैसिव फंड्स और इंडेक्स फंड्स का इसलिए पिछले 1-2 साल में जब से बढ़े हैं ना, तो ये स्ट्रेटेजी फॉलो करके देखते हैं, ऐसा एक मैंने सोचा, इस हिसाब से मैंने ये प्लान बनाया है। तो यही बराबर है कि वही मुझको कंफर्म कर दो। इसमें मैं अभी 7 महीने से इन्वेस्ट हूँ। पहले का मेरा घर के लिए मैंने विड्रॉ कर लिया है, मेरे 8-9 लाख था मेरा इन्वेस्ट। और इसके अलावा मेरा NPS वगैरह सैलरी से जाता है, LIC का वगैरह, एंडाउमेंट प्लान, यूलिप प्लान, सुकन्या समृद्धि, PPF, LIC और यूलिप भी आपने किया है। ऑल राइट, डिटेल्स मैं अब अपने एक्सपर्ट से जान लेती हूँ। बिल्कुल हेमंत जी, सर इनके पोर्टफोलियो पर नजर डालिए।
ये समझना जरूरी था कि पूरा पैसिव पोर्टफोलियो बनाने के पीछे वजह क्या है, जिस उन्होंने बता भी दिया। अब बताइए सर, कैसा लग रहा है इनका पोर्टफोलियो? जी स्वाति, आई थिंक दो तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एक तो जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, उनसे डिस्कस भी किया आपने, कि पूरा का पूरा जो पोर्टफोलियो है वो इंडेक्स फंड्स का है, और विद इन दैट ऑल्सो हम देख रहे हैं कि फंड ऑफ फंड्स भी हैं, और साथ में जो स्मार्ट बीटा फंड्स है वो भी है यहाँ पे। तो उसके ऊपर हम थोड़ा सा आगे जाके बात करते हैं। उससे पहले देख लेते हैं कि इनका जो टारगेट है वो पूरा होने के कितने चांसेस हैं। तो इनकी जो करंट एसआईपी है वो 21,000 की है, और ये कमिटेड है कि वो हर साल 10% से अपनी एसआईपी को बढ़ाएंगे। 15 से 20 साल का इन्होंने समय कहा है। अगर मैं वो 20 साल का समय मान के चलूं और ये अपना प्रोसेस अगर कंटिन्यू करें, जो इनका जो डिफाइंड टाइम होराइजन है, तो करीब करीब 4 करोड़ का कॉर्पस वो बना पाएंगे। अब इन्होंने कहा कि इनका जो टारगेट है वो 4 से 5 करोड़ का है, तो वहां पे भी अगर मैं अपर लिमिट लेके चलूं 5 करोड़ की, तो इसके अलावा उनकी जो बाकी इन्वेस्टमेंट है, सुकन्या समृद्धि की इन्वेस्टमेंट है, एनपीएस की है, पीपीएफ और दूसरी जो इन्वेस्टमेंट है, वो भी इनके कॉर्पस में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करेगी। तो मुझे लगता है कि काफी लंबा समय है इनके पास, और तो ये अपने जो टारगेट तक पहुंच जाएंगे। आई थिंक वो तो हो जाएगा। अब मैं पोर्टफोलियो के ऊपर आऊं, तो ये बात सही है बिल्कुल कि जो पैसिव फंड्स हैं वो आपके पोर्टफोलियो में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। बट ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं और ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं फंड मैनेजर के लिए, जहां पे जो एक्टिवली मैनेज फंड है वो आपको मार्केट बीट करके आपको बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आइडियली स्पीकिंग एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए इंडेक्स फंड्स का और जो एक्टिवली मैनेज फंड है। तो आप डेफिनेटली, मुझे लगता है वो एक बेटर ऑप्शन है। तो जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं उनमें से दो, जैसे एक नैस्डैक फंड है उनके पास, ऑब्वियसली कुछ पैसा जो है वो आपका इंटरनेशनल मार्केट में हो, फ्रॉम ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो अच्छा है। फिर इनके पास एक निफ्टी 500 फंड है इक्वल वेट, जिसमें वो 5,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो रख सकते हैं। बाकी जो पैसा है 14,000 के करीब, मुझे लगता है उसमें इनको एक्टिवली मैनेज फंड को कंसिडर करना चाहिए। मैं कुछ सजेशन दे रहा हूँ, ये कंसिडर कर सकते हैं उसको। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, इनके पास एक मिड कैप इंडेक्स फंड है और एक माइक्रो कैप है। तो अगर आप मिड कैप इंडेक्स को देखें तो इस फंड ने, मोतीलाल ओसवाल जो मिड कैप फंड एक्टिवली मैनेज फंड, कंसिस्टेंटली बेंचमार्क को बीट किया है। तो मुझे लगता है मोतीलाल ओसवाल में 4,000 कर सकते हैं आप। और बंधन कोर जो लार्ज एंड मिड में अगेन कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, वहां पे 5,000। और एक मल्टी कैप फंड चाहिए आपको, ताकि जो तीनों सेगमेंट के अंदर आपका जो एक्सपोजर है वो बना रहे, जो कोटक मल्टी कैप। 14,000 जो इन्वेस्टमेंट है वो एक्टिवली मैनेज फंड में, और 7,000 एक इंटरनेशनल फंड और एक फंड ऑफ जो इंडेक्स फंड है। ये कॉम्बिनेशन मुझे लगता है थोड़ा बेहतर हो सकता है। तो इंडेक्स फंड हो सकते हैं आपके पोर्टफोलियो में, बट जैसे मैंने कहा कि एक कॉम्बिनेशन रखेंगे तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में वो बेहतर है। बिल्कुल, एक डाइवर्सिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ जो टाइप ऑफ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग है उसमें भी रखिए। इंडेक्स के साथ साथ कुछ एक्टिव फंड्स जो हैं वो भी शामिल करने की आपके लिए सलाह है। बहुत शुभकामनाएं सत्यजीत जी आपके गोल्स के लिए। ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और कॉलर्स हैं हमारे साथ, उनसे भी करेंगे बात। मनी गुरु में अब अगले कॉलर से बात करते हैं। सुनीत प्रताप जी इस वक्त हमारे साथ हैं। नमस्कार सुनीत जी, स्वागत करते हैं सर। मनी गुरु में आपने अपना पोर्टफोलियो से जुड़ा सवाल भेजा, प्लीज कुछ और डिटेल्स देंगे? जी मैम नमस्कार। जी मैम, मैं SIP करना चाहता हूँ और मैं मंथली 25,000 का SIP कर सकता हूँ। और ज़्यादा नॉलेज मैम मुझे इसका म्यूचुअल फंड का है नहीं, तो मैं सिंपल सा कुछ सजेशन चाहता हूँ सर से, जिसको मैं रेगुलर कर सकता हूँ और मैं स्टेप अप कर सकता हूँ 10% हर साल उसमें। और टाइम है मुझे करीब 20 साल का मेरे पास टाइम है। बच्चों की एजुकेशन, शादी के लिए प्लान है मेरा। और एक 5 लाख का मैम मुझे लमसम भी करना है। तो कौन से म्यूचुअल फंड्स में मैं निवेश करूं जिससे मैक्सिमम रिटर्न मुझे मिल सकते हैं? ठीक है सुनीत जी, एक बार अपनी उम्र बता देंगे प्लीज? 32 ईयर्स है मैम मेरी एज मैम। फिर से सॉरी? 32। ओके ठीक है। विश्वजीत जी, ये तो बहुत अच्छा सवाल है कि अभी इनको शुरू करना है, शुरू करने से पहले सलाह ले रहे हैं। यूजुअली लोग शुरू करने के बाद फिर सलाह लेते हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छे टाइम पर कॉल कर रहे हैं। अब आप इन्हें गाइड कीजिए। जी बिल्कुल स्वाति जी, सुनीत जी अब 32 ईयर्स के हैं, तो इनके पास एक अच्छा टाइम होराइजन है। 20 वर्ष का टाइम इन्होंने खुद बताया। तो यहाँ पे अगर ये SIP स्टार्ट करेंगे तो बहुत अच्छा कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इनको सलाह दूंगा कि एक डाइवर्सिफाइड और बैलेंस पोर्टफोलियो बनाएं,
जिसमें कि डिफरेंट कैटेगरीज के फंड हो, डिफरेंट एएमसीज के फंड हो, ताकि एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिल सके अक्रॉस मार्केट कैप्स। तो जो कुछ फंड्स मैं इनको सलाह देना चाहूंगा वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड, बंधन का स्मॉल कैप फंड, कोटक का मल्टी कैप फंड, और चाहे तो एक बजाज फिनसर्व का फ्लेक्सी कैप फंड। तो ये 5 फंड हैं सुनीत जी। आप 5-5 हजार रुपए की एसआईपी इन फंड्स में करिए और इसको लगातार कंटिन्यू रखिएगा, बीच में ब्रेक ना कीजिए। तो अगर आप ये कंटिन्यू करते हैं 25,000 की एसआईपी, तो 20 वर्ष में 12% का अगर हम सीएजीआर लेके चलते हैं तो करीब करीब 2.5 करोड़ रुपया बन जाता है। वहीं सुनीत जी, अगर आप कोशिश करें 10% का स्टेप अप करें, मतलब हर साल जब भी कोई आपका इंक्रीमेंट हो, कोशिश करें अपनी एसआईपी बढ़ाते रहें। अगर आपने 10% का स्टेप अप किया तो 20 वर्ष में यही रकम 5 करोड़ की बन जाएगी। तो ये केवल एसआईपी से है। और जो आप 5 लाख रुपए निवेश करना चाहते हैं, कोशिश करें इन्हीं 5 फंड्स में 1-1 लाख रुपए आप इसमें डिवाइड कर दीजिए, ताकि आपका एक लमसम भी इन्वेस्ट हो जाएगा और एसआईपी भी उन्हीं फंड्स में हो जाएगी, और इन्हीं 5 फंड्स को आप आराम से ट्रैक भी कर सकते हैं। कोशिश करें हर साल या 6 महीने में अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहें। अगर कोई फंड बहुत अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है तो उसको चेंज कर सकते हैं, बट अदरवाइज कोशिश करें डिफरेंट एसेट क्लासेस में, डिफरेंट कैटेगरीज में ही निवेश करते रहें, ताकि एक अच्छा फंड पोर्टफोलियो बन सके और रिस्क भी आपका काफी कम रहे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सुनीत जी आपके कॉर्पस के लिए। ओके, तो ये सुनीत जी आपने सवाल पूछा इन्वेस्ट करने से पहले। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। जो कुछ सलाह दी गई है उस पर जरूर गौर कीजिएगा। अगला सवाल प्रियंका जैन का इस वक्त हमारे पास आ रहा है। म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए इन्हें सलाह चाहिए। 20 लाख रुपए ने लमसम पैसे डालने हैं। बच्चों की पढ़ाई के लिए 6 साल तक का इन्हें निवेश करना है। 1 करोड़ के अगर इन्हें कॉर्पस लेना है, टारगेट लेना है, तो कितनी एसआईपी रकम इनके लिए सही हो सकती है? एक बैलेंस पोर्टफोलियो कैसा रह सकता है? हेमंत सर, एक बैलेंस पोर्टफोलियो प्रियंका जी के लिए आप प्लीज सजेस्ट कीजिए। अगर 20 लाख रुपए तो उनके पास पड़े हुए इकट्ठा, लेकिन लगाएं कहाँ, ये सबसे बड़ा सवाल। जी स्वाति, आई थिंक यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि उनका जो टाइम होराइजन वो 6 साल का है, बहुत लंबा नहीं है ऑब्वियसली। लेकिन जितना भी समय है तो हम कोशिश करते हैं कि उसमें ऐसे कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देखें जो, जैसा उन्होंने कहा, कि एक बैलेंस पोर्टफोलियो बने और अपना जो बहुत इंपॉर्टेंट गोल है बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए वो एक पूरा हो सके। तो मुझे लगता है कि इनका जो टाइम होराइजन है, जैसे उन्होंने 6 साल कहा, यूजुअली हायर एजुकेशन का जो पैसा है वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है, 4 या 5 साल मान लीजिए, डिपेंडिंग ऑन किस तरह का वो कोर्स है, किस तरह की वो एजुकेशन है। तो मेरा ये मानना है कि जो उनका जो एवरेज होल्डिंग पीरियड है वो इससे लंबा होगा। करीब करीब 8 साल का टाइम होराइजन हम मान के चल सकते हैं 6 साल की बजाय। तो इन्होंने कहा कि जैसे 20 लाख इनको इन्वेस्ट करना है, तो 1 करोड़ तक पहुंचने के लिए करीब 60,000, अगर मैं 6 साल पकड़ के चलूं तो एसआईपी की रिक्वायरमेंट होगी 60,000। बट अगर मैं 8 साल मान के चलूं, जो मुझे लगता है वो प्रैक्टिकल तरीका होगा उसको देखने का, तो वहां पे इनको 40,000 रुपीज की एसआईपी करनी होगी। 20 लाख की लमसम के अलावा 40,000 की एसआईपी करेंगे। बैलेंस पोर्टफोलियो जो बनेगा डिपेंडिंग ऑन टाइम होराइजन, और हम कोशिश भी ये कर रहे हैं कि थोड़ी अच्छी रिटर्न भी मिले उनको। तो एक हाइब्रिड फंड, आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी हाइब्रिड, वो देख लीजिए। एक लार्जर मिड कैप में मोतीलाल ओसवाल लार्जर मिड, क्योंकि मैं यहाँ पे समय जो है वो 8 साल का लेके चल रहा हूँ। एक कोटक हाइब्रिड फंड, इक्विटी हाइब्रिड फंड है, और एचएसबीसी फ्लेक्सी कैप, जहाँ पे ज्यादा पैसा जो है वो लार्ज कैप में जाता है। इन चारों फंड्स में 5-5 लाख रुपए इन्वेस्ट कीजिए, और इन चारों फंड में 10-10 हजार की एसआईपी अगर आप करें, तो अगर आप एक प्रोसेस कंटिन्यू करते रहे तो 6 साल के बाद पैसा निकालना शुरू कर सकते हैं आप। बट क्योंकि आपको 4 या 5 साल के ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये एक अच्छा वेल बैलेंस पोर्टफोलियो है जो मुझे लगता है आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगा। बिल्कुल, तो ये प्रियंका जी के लिए सवाल है। सवाल का पर सलाह है कि कहाँ पर आप इन्वेस्ट कीजिए अपने लमसम इन्वेस्टमेंट, और कितना आप बना सकती हैं लगभग बच्चों की पढ़ाई के लिए कम से कम 6 साल के बाद। बहुत धन्यवाद करेंगे आपका हेमंत जी और विश्वजीत जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ब्रेक का भी वक्त हो गया है, पर खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए जी बिजनेस।